हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। सो हम लोग कर रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आप CSJM यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, बीएड सेमेस्टर 3 पेपर नंबर 1। अब सेमेस्टर 3 पेपर नंबर 1 आपका कौन सा है? स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। ओके, सो स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का यूनिट 2 चल रहा है, जिसके लास्ट 2 टॉपिक्स आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप लोग जो वीडियो को देखते हैं, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए। इससे वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है और मुझे भी बहुत मोटिवेशन और इनकरेजमेंट मिलता है आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसके अलावा जो लोग नए हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर इस चैनल पर आपको कानपुर यूनिवर्सिटी बीएड के लिए पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराती हूँ, बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में। जैसा हम पढ़ रहे हैं क्लास में, ऐसे ही आपको नोट्स भी मिलते हैं। सो जो लोग नोट्स परचेज करना चाहते हैं वो इस नंबर पर 7208053840 इस नंबर पर नोट्स परचेज कर लेते हैं। पर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये नोट्स हैं। सो पूरा कंटेंट इंग्लिश में होता है और साथ में आपको PYQs भी लास्ट 2 ईयर्स के मिलते हैं, ठीक है। अदरवाइज वीडियोस में मैं कंटेंट इंग्लिश में है, बट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी में लिखते हैं और साथ में इंग्लिश की टर्मोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश की टर्मोलॉजी को यूज़ करके मिक्स करके भी आंसर अपना लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो उनके लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का टॉपिक हम लोग करेंगे, लास्ट 2 टॉपिक्स हैं यूनिट 2 के, टीम बिल्डिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन टीम बिल्डिंग एंड स्वॉट एनालिसिस, जिस पर क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। कम्युनिकेशन, अभी कोई आपका जो टॉपिक दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन टीम बिल्डिंग। ओके, सो कम्युनिकेशन एंड टीम बिल्डिंग आर टोटली इंटरकनेक्टेड। कम्युनिकेशन मीन्स जब अपनी बात को हम, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपने इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो उसे कम्युनिकेट करना कहते हैं। और टीम बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप में रहकर जब इस तरह के काम होते हैं तो हाउ दे बोथ इंटरकनेक्टेड। तो हमें पता है कि जब हम एक टीम में वर्क करते हैं तो कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको ही देखते हैं। Communication and team building are deeply interconnected. In any educational institution or professional setting, strong communication is the foundation for forming and maintaining effective teams. तो अगर आपका communication strong है तो this means you can maintain or create a effective team. ठीक है, क्योंकि स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा कोई भी अगर प्रोफेशनल सेटिंग है, कोई भी आपका सेटअप है, सो उसमें टीम की रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। विदाउट कम्युनिकेशन टीम वर्क कैन नॉट सक्सीड, ग्रुप गोल्स कैन नॉट बी अचीव। सो जैसा कि जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन का जो भी गोल है, उसको पूरी तरह से अचीव करने के लिए वी नीड प्रॉपर टीम। टीम वर्क में जब हम काम करते हैं तो हमारे सक्सेसफुल रेट हाई हो जाते हैं, और टीम वर्क के टीम को अच्छी तरीके से काम करने के लिए, एफिशिएंटली काम करने के लिए वी नीड अ प्रॉपर कम्युनिकेशन, ठीक है। सो हम, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था इसमें। इसके अलावा जो है, जब आपका क्वेश्चन आता है तो कम्युनिकेशन को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। Communication is the exchange of ideas, information and emotions between individuals. It can be verbal, spoken or written, या फिर नॉन वर्बल गेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस टोन, ठीक है। तो देखिए कितना इजीली 1-2 लाइन में आपको कम्युनिकेशन समझा दिया गया है। नाउ यू कैन मोर एलाबोरेट, डिपेंड ऑन योर टाइम एंड क्वेश्चंस, बिकॉज आपने सेमेस्टर 1 का एग्जाम दिया है, यू नो ऑल कि टाइम कितना लिमिटेड होता है। 2 घंटे में आपको इतना सारा लिखना होता है कि सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। सो आपके पास प्रॉपर कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल रहेगा कि इतना अगर आपने अच्छे से दिमाग में बैठा लिया, दिस मीन्स आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आने वाले हैं। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। कम्युनिकेशन क्या है? हम आदान प्रदान है विचारों का, इंफॉर्मेशन का, इमोशंस का, बिटवीन इंडिविजुअल्स, 2 इंडिविजुअल्स के बीच में। और ये किस तरीके से हो सकता है? ये वर्बल भी हो सकता है, या तो स्पोकन बोलकर हो सकता है, या फिर रिटन भी हो सकता है। और नॉन वर्बल मतलब होता है क्या? गेस्चर्स के, इशारों से, एक्सप्रेशन से, टोन से भी हम कम्युनिकेट करते हैं अपनी चीज़ों को, मीन्स अपने आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट आता है टीम बिल्डिंग क्या होती है। टीम बिल्डिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु वर्क टुगेदर एफिशिएंटली, ट्रस्ट वन अनदर एंड स्ट्राइव टुवर्ड्स कॉमन गोल, ठीक है। तो टीम बिल्डिंग समझ में आ गया कि क्या रेफर करती है। टीम बिल्डिंग को अगर हमें एक लाइन में डिफाइन करना हो, दिस मीन्स इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग
ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कई सारे लोगों का एक ग्रुप बनाकर उसको जो साथ में काम करें वो भी इफ़िशिएंटली काम करें, ठीक है? ट्रस्ट करें एक दूसरे पे। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ज्वाइन करते हैं, स्कूल भी एक काइंड ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ही है, एजुकेशनल सेटिंग में। तो वहाँ पे सारा स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, और जो है और ऊपर टॉप से लेकर बॉटम तक सभी एक टीम वर्क की तरह ही काम करते हैं, तभी उसका सक्सेसफुल रेट इंक्रीज होता है। ओके, सो दिस मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड टीम बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका क्वेश्चन भी इसी टाइप से आया हुआ था, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड टीम बिल्डिंग। तो अगेन यहाँ पर पॉइंट को एक्सप्लेन किया है मैंने। सो आपको बताना चाहूँगी कि पॉइंट को आप फ्लो चार्ट में अपने दिखा सकते हैं, उसके बाद आपका डिपेंड ऑन योर आंसर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन राइट ऑल्सो इन स्टेट सेंटेंसेज ऑल्सो। सो फर्स्ट वर्ड क्या है, डेवलप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन क्या करता है, एक टीम में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है। क्लियर कम्युनिकेशन हेल्प टीम मेंबर्स अंडरस्टैंड ईच अदर्स रोल, स्ट्रेंथ एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो टीम मेंबर एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझेंगे, अब उनका रोल क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है और एक्सपेक्टेशन क्या है हमारे गोल के लिए। ठीक है, अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड प्रमोट्स हार्मोनी। तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर आपका कम्युनिकेशन सही है, आपने अपनी बात सही तरीके से समझाई है सामने वाले को, तो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग इसमें नहीं होगी और साथ में एक सौहार्द की भावना भी जनरेट होती है, प्रमोट होती है। बिल्ड ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। इफ देयर इज अ गुड कम्युनिकेशन बिटवीन द टीम मेंबर्स, तो व्हाट विल हैपन, दिस विल क्रिएट अ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। तो सबके बीच में ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। Honest and open communication led to trust, which is the base of any strong team. ठीक है, ट्रांसपेरेंसी प्रिवेंट्स र्यूमर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ट्रांसपेरेंसी मीन्स कुछ भी इधर उधर हाइड नहीं किया जा रहा है, कुछ भी पीठ पीछे बात नहीं हो रही है, जो भी है वो ओपन कम्युनिकेशन है। तो इसकी वजह से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स या कोई र्यूमर नहीं से हम बच सकते हैं अगर हम अपनी कम्युनिकेशन को ट्रांसपेरेंट रखते हैं। इनकरेजेस कोलैबोरेशन। और अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है इन अ टीम, इन अ ऑर्गेनाइजेशन, दिस मीन्स आप क्या करेंगे, टीम कम्युनिकेट रेगुलरली, शेयर आइडियाज फ्रीली एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम से कलेक्टिवली। तो इस तरीके से वो आइडियाज़ को भी स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे जब 4 लोग मिलकर सॉल्व करेंगे तो वो ईजिली सॉल्व होगा। ठीक है, 4 दिमाग लगेंगे, तो उसी तरह से कोलैबोरेशन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रमोट्स इनोवेशन एंड ग्रुप सक्सेस। तो इसी तरीके से उसकी वजह से आपका इनोवेशन भी प्रमोट होता है, नए नए आइडियाज आते हैं जब आप ग्रुप में काम करते हैं, और सक्सेस रेट भी हाई हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हेल्प्स इन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। और साथ में जो भी कॉन्फ्लिक्ट अगर क्रिएट भी हो गया है तो उसको रिजॉल्व करने में भी बहुत हेल्प मिलती है अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्टिव है। कॉन्फ्लिक्ट्स आर नेचुरल इन ग्रुप, सिंस वी ऑल नो दैट कि कॉन्फ्लिक्ट्स होना, विचारों में मतभेद होना, ये तो एक ग्रुप में कॉमन सी बात है। बोलते भी हैं अगर 4 बर्तन हैं तो आपस में खटकेंगे। ठीक है, तो ये कहावत है, लेकिन उसको यहाँ पर भी हम रिलेट कर सकते हैं कि अगर 4 लोग हैं तो ऑब्वियसली आइडियाज़ अलग ही हो जाते हैं, हर इंडिविजुअल अलग तरीके से सोचता है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स अगर है तो दिस मीन्स इट इज़ अ नेचुरल। बट अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन अलाउज डिसएग्रीमेंट्स टू बी हैंडल्ड रेस्पेक्टफुली एंड कंस्ट्रक्टफुली। सो अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, आप अच्छी तरीके से अपने सामने वाले को अपनी बात समझा पा सकते हैं, उसको कन्विंस कर सकते हैं, तो वहाँ पे डिसएग्रीमेंट के चांसेस कम होते हैं, आप उसको ईजिली उस चीज़ को, सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। बूस्ट मॉरल एंड मोटिवेशन। गुड कम्युनिकेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, बूस्ट करते हैं मॉरल और मोटिवेशन को। एक्नॉलेजिंग एफर्ट्स एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक मोटिवेट्स टीम मेंबर्स। तो अगर गुड कम्युनिकेशन का मीन्स ये भी है कि अगर आपको अच्छा काम देखने को मिल रहा है तो आप उसे एक्नॉलेज करिए, उसको प्रेज करिए, फीडबैक दीजिए अच्छे अच्छे, तो जिससे एक मोटिवेशन भी आपके टीम मेंबर्स में इंक्रीज होता है। कम्युनिकेशन हेल्प एवरीवन फील वैल्यूड एंड हर्ड। तो कम्युनिकेशन से एक सब, अगर जब आप सभी के साथ बराबर कम्युनिकेशन करते हैं, रखते हैं एज ए टीम, अगर आप लीडर हैं टीम में तो आप सबसे बराबर कम्युनिकेशन करेंगे, तो दिस मीन्स सभी को समझ में आता है कि यार हमारे थॉट्स की भी वैल्यू, हमें भी प्रॉपर सुना जा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 6, इंश्योर्स रोल क्लैरिटी एंड कोऑर्डिनेशन। सो अगर कम्युनिकेशन एक टीम के मेंबर्स के बीच में, ग्रुप में है, स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव है, सही से हो रहा है, दिस मीन्स जो उनका रोल है, हर मेंबर को अपना अपना रोल और अपने अपने टास्क अच्छे से समझ में आएंगे, और वो आपस में भी एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन उनका बढ़िया हो जाएगा, बिकॉज आपने अपनी अपना अपना जो इन्फॉर्मेशन है, थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, सब आपने अच्छे तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट किए हुए हैं, शेयर किए हुए हैं। ओके,
So communication ensures every member knows their task. It aligns everyone towards the same objective, prevents duplication और confusion. क्लियर हो गया? वेरी इजी लैंग्वेज में, देखिए आप, इतने आसान लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया हुआ है. नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 7, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग. तो अब कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग को एक तरह से उसमें भी हेल्प करता है. फैसिलिटेट मीन्स हेल्प करना. कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बिकम्स ईजियर व्हेन ओपिनियन आर शेयर्ड एंड डिस्कस्ड ओपनली. तो जब सभी लोग एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, मीन्स कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? अपने अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को एक दूसरे से शेयर करना. सो क्या हो जाएगा, जो आपका डिसीजन मेकिंग है वो भी कलेक्टिव डिसीजन आएगा. तो दिस मीन्स वो और ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ हो पाएगी, ईजी भी हो जाएगा. इट लेड्स टू बेटर एंड एक्सेप्टेड डिसीजंस. तो इस तरह से जो बेटर होंगे डिसीजंस और साथ में एक्सेप्ट हो जाए हर किसी से, उसको प्रमोट करेगा. तो चलिए एग्जाम्पल में एक स्कूल की सेटिंग की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप ही पढ़ रहे हैं. इन ए स्कूल सेटिंग, इफ अ प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टाफ कम्युनिकेट इफेक्टिवली, दे फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग टीम. ठीक है, तो वहाँ पर उनकी एक टीम स्ट्रॉन्ग बनती है. फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग अ स्कूल इवेंट लाइक अ एनुअल फंक्शन रिक्वायर्स टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन अमंग ऑल मेंबर्स. तो जैसे एक स्कूल के एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर समझाया है कि अगर एक एनुअल फंक्शन का ही डे कितना स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट और कितना ग्रैंड होता है, तो वहाँ पर सारे टीम मेंबर्स का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उसी से के बेसिस पर एक स्कूल अपने एनुअल डे के फंक्शन को जो है सक्सेसफुल बनाता है. ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने टॉपिक डिस्कस किया. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्वैट एनालिसिस, बोलते हैं इसको SWOT. चलिए इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इस बार भी आपको 100% यहाँ इस टॉपिक पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा. ठीक है, अ स्वॉट एनालिसिस इज कॉमनली यूज टूल टू एसेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी. तो स्वैट एनालिसिस हम लोग करते कहाँ पर हैं? ठीक है, एक ही तरह से समझिए कि एनालिसिस है, एक टूल है. क्या एनालिसिस करती है, क्या एसेस करती है? इंटरनल और एक्सटर्नल, जो आपका एक कंपनी है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है या एक इंस्टीट्यूशन है, तो उसका एक्सटर्नल और इंटरनल पूरा जो इन्वायरमेंट है उसको एनालिसिस करती है. अब क्यों करती है? इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कंपनीज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस. और ये किस में पार्ट करेगी? आफ्टर एनालाइजिंग. काम क्या होगा इसका? कंपनी की जो स्ट्रेटजी है उसको प्लान करने में ये हेल्प करती है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सॉर्ट का फुल फॉर्म हम समझते हैं. S फॉर स्ट्रेंथ्स, W फॉर वीकनेसेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट्स. ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या कंपनी के सक्सेसफुल होने में ये 4 चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है. ठीक है, तो चलिए समझते हैं पॉइंट वाइज. स्ट्रेंथ क्या होगी? फैक्टर दैट आर लाइकली टू हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन अचीविंग द स्कूल्स ऑब्जेक्टिव. स्कूल के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे. यू कैन राइट इन एनी लाइक ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, इंस्टीट्यूशंस, बट आई हैव रिटन स्कूल बिकॉज वी आर स्टडिंग. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप. ओके, सो जो भी फैक्टर्स पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन पे, स्कूल के ऑब्जेक्टिव को गोल को अचीव करने के लिए, दैट आर अवर स्ट्रेंथ. ओके, सिमिलरली वीकनेसेस क्या हो जाएंगी? फैक्टर्स दैट आर लाइकली टू हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अचीविंग देयर स्कूल्स ऑब्जेक्टिव. तो एक इंस्टीट्यूशन का, स्कूल का, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसको अचीव करने में जो चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं, दैट आर वीकनेसेस. ओके, नेक्स्ट थर्ड आती है अपॉर्चुनिटीज. External factors that are likely to have a positive effect on meeting or exceeding the school's aim or goal so not previously considered. अब वो एक्सटर्नल फैक्टर जो हो सकता है कि किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल दें हमारे स्कूल की ग्रोथ में, इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ में. ठीक है, तो वो हमें क्या बोलते हैं? एकदम से कोई अवसर मिल जाना, अपॉर्चुनिटी आ जाना. इसके अलावा कुछ थ्रेट्स भी होते हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड कंडीशंस दैट आर लाइकली टू हार्म, जो हार्म कर सकती हैं. लाइकली टू हार्म का मीन्स जिनसे पॉसिबिलिटी है कि वो हार्म्स कर सकती हैं. तो स्कूल्स अचीव स्कूल्स ऑब्जेक्टिव्स और मेकिंग द ऑब्जेक्टिव अनअचीवेबल, या तो ऑब्जेक्टिव को अचीव ही ना किया जा सके, ऐसे भी कुछ थ्रेट्स आ सकते हैं. ठीक है, तो स्वैट को हमने समझा. अब देखिए मेन 2 फैक्टर्स क्या हो गए इसमें? इंटरनल और एक्सटर्नल. तो इंटरनल क्या है आपका? स्ट्रेंथ और वीकनेसेस. एक्सटर्नल क्या है? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स. क्लियर? चलिए आगे देखते हैं. सब्जेक्टिव आंसर के अकॉर्डिंग ही पूरा आंसर लिखा हुआ है. अगर 15 मार्क्स में आता है तो आप उसको उस तरीके से ब्रेक करके लिखेंगे. अगर 5 मार्क्स में आता है देन आप उसको उस तरीके से लिखेंगे. ठीक है,
चलिए, अ SWOT एनालिसिस इज फॉर स्कूल इज अ टूल दैट कैन प्रोवाइड प्रॉम्प्ट्स टू द मैनेजमेंट, teachers and staffs involved in the study of what is practical or less effective in the school system। तो एक लाइन में हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? SWOT एनालिसिस किसी स्कूल के लिए एक वो टूल है जो उनको प्रोवाइड कर सकती है प्रॉम्प्ट टू द मैनेजमेंट को, टीचर्स को, स्टाफ्स को को बता सकती है कि व्हाट इज़ प्रैक्टिकल और व्हाट इज़ लेस इफेक्टिव इन द, क्या प्रैक्टिकली वो लोग डिसीजन ले रहे हैं या क्या क्या लेस इफेक्टिव है स्कूल के को इम्प्रूव करने में, गोल को अचीव करने में। ओके, It can be used for any planning or analysis activities which could impact future finance, planning, management decisions of the school's establishment। अब ये कि हर तरीके में हेल्प कर सकती है, चाहे आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो या स्कूल के प्लानिंग करनी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करनी हो या करिकुलम का को कैसे आपको किन टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना है या मैनेजमेंट के डिसीजन, तो किसी भी तरीके से आपको ये हेल्प कर सकती है। नाउ कमिंग टू द अगेन आता है इंटरनल फैक्टर। अब हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे पढ़ेंगे इनको। इंटरनल फैक्टर्स ऑफ अ कंपनी और इंस्टीट्यूशन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ये हमने पढ़ा। स्ट्रेंथ्स आर पॉजिटिव पॉइंट्स विच विल गिव द बिजनेस इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वेयर एज वीकनेसेस आर कैरेक्टरिस्टिक दैट कंपनी नीड्स टू ओवरकम टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। तो स्ट्रेंथ वो पॉजिटिव पॉइंट होते हैं जिससे हम लोग उसका एडवांटेज ले सकते हैं। कोई भी कंपनी के पास अगर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो दे कैन टेक देयर एडवांटेज, ठीक है, और अगर वीकनेस है तो उसे हम अपने इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये रियल लाइफ में भी लागू होता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट अ कंपनी। अगर एज ए पर्सन आप भी अपनी सक्सेस को देखेंगे, आपका भी कोई गोल है, तो उस गोल को अचीव करने में भी ये सारी चीज़ें उसी तरीके से लागू होती हैं। कुछ आपकी स्ट्रेंथ हैं, कुछ वीकनेसेस हैं, कुछ आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कुछ थ्रेट्स हैं, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल रूल ऑफ लाइफ ऑल्सो। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं इसको। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ, इंटरनल, पॉजिटिव, इसको कैसे एक्सप्लेन करना है? दीज आर द क्वालिटीज और एसेट्स दैट गिव एन एडवांटेज, हमने पढ़ लिया। अब एक स्कूल के लिए क्या क्या स्ट्रेंथ हो सकती है? क्वालिफाइड टीचर्स, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई स्टूडेंट अचीवमेंट, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वालिफाइड टीचर्स इंश्योर हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शंस एंड बेटर लर्निंग आउटकम, ठीक है। तो अगर आपके स्कूल में क्वालिफाइड टीचर्स हैं तो दिस मीन्स आपका जो है सक्सेस रेट हाई होगा, आप ज़्यादा अच्छे बच्चों को टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे और उससे आपका आउटकम बढ़िया आएगा। देखिए, हम ये सभी जानते हैं कि हर स्कूल में ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल कम क्वालिफाइड टीचर को हायर करता है, कुछ ज़्यादा को करता है, ऐसा तो कभी नहीं होता। हर टीचर अपनी अपनी तरीके से कोशिश करता है, लेकिन कौन से कहाँ पे आपको किस तरीके में कौन से टीचर अच्छा मिल जाएगा, कौन से टीचर है जिसकी पढ़ाई हुई चीज़ें लोगों को अच्छे से समझ में आ रही हैं, आपका आउटपुट अच्छा आ रहा है, तो वो एक आपका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, अगेन प्रिंसिपल्स और एडमिनिस्ट्रेशंस हु गाइड्स, मोटिवेट्स एंड मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन। जो आपका लीडर है, स्कूल का लीडरशिप अगर अच्छा है तो दिस मीन्स आपको वो एक भी स्ट्रेंथ आपकी मिलती है। वो मोटिवेट करता है अपने स्टाफ को, गाइड भी अच्छा करता है, स्ट्रेटजीज भी और डिसीजंस भी अच्छे लेने में आपका सक्सेसफुल है। तो ये हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है तो यही कहते हैं, अरे उसका तो लीडर ही नहीं अच्छा है, क्या करेगा, कंपनी कहाँ जाएगी, ठीक है। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपके फैसिलिटीज़ लाइक क्लासरूम, लैब्स, लाइब्रेरीज, टेक्नोलॉजीज, ठीक है, तो अगर ये बहुत अच्छा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप उसका भी एडवांटेज ले सकते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को, जो आपके कस्टमर्स हैं उनको अपनी ओर, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए आपका गुड इंफ्रास्ट्रक्चर भी लोगों को अट्रैक्ट करता है। हाई स्टूडेंट अचीवमेंट रिफ्लेक्ट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड करिकुलम एंड स्कूल इन्वायरमेंट। और अगर आपका हाई स्टूडेंट अचीव, अगर आपके स्टूडेंट्स अच्छा लेकर आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं एग्जाम में, उनका अच्छा रिकॉर्ड बन रहा है, तो ये एक तरीके से आपका जो है पूरी इफेक्टिव आपकी जो टीचिंग लर्निंग करिकुलम इन सबको को इफेक्टिव शो करता है। तो ये आपकी एक तरह से स्ट्रेंथ हो जाती है। तभी आपने देखा भी होगा जो आजकल स्कूल्स में कैसे जब 10th और 12th का रिजल्ट आता है तो बड़े बड़े पोस्टर्स लगा के हर स्कूल वाले अपने 10 से 20 बच्चों का पोस्टर बड़ा सा लगा के कि 99%, 98%। तो ये क्या है, ये अपनी वो जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको यूज़ कर रहे हैं। चलिए, नाउ आते हैं वीकनेसेस। अब स्ट्रेंथ है तो वीकनेस भी होगी, वो क्या है देख लेते हैं। वीकनेसेस इंटरनल होता है और नेगेटिव ये भी होता है। दीज आर द लिमिटेशंस और शॉर्ट कमिंग्स दैट हिंडर परफॉर्मेंस। तो एक तरह से ये कहीं कहीं आपकी लिमिटेशन हो जाती है जो आपकी परफॉर्मेंस को हिंडर करती है।
एग्जाम्पल इन स्कूल कॉन्टेक्स्ट, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। अगर स्कूल में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की है ही नहीं, डेवलप नहीं है, वहाँ पर डिजिटल बोर्ड्स नहीं है, डिजिटल जो है टूल्स नहीं है टीचिंग के लिए, उतनी अच्छी लैब वगैरह नहीं है, स्टूडेंट इंगेजमेंट उतना अच्छा, तो दिस में से एक तरह से वो जो स्टूडेंट की इंगेजमेंट है उसको इफेक्ट करता है, अगर आपका टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन उतना अच्छा नहीं है। अब ये क्यों नहीं होगा? समटाइम्स एरिया की वजह से उस जगह पे नहीं पहुंच सकती, समटाइम्स आपके पास उतना अच्छा फाइनेंस नहीं है उस कंपनी के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो कई ये चीज़ें भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं। पोर स्टूडेंट डिसिप्लिन, अगर स्टूडेंट्स आपके डिस्टर्ब्ड बिहेवियर अफेक्ट क्लासरूम मैनेजमेंट एंड लर्निंग आउटकम, तो ऐसे स्टूडेंट्स ज़्यादा आपकी क्लास में हैं जो डिसिप्लिन वाइज वेरी वीक हैं, तो उनका बिहेवियर कहीं ना कहीं क्लासरूम को, मैनेजमेंट को अफेक्ट करेगा, और जो कहीं ना कहीं आपके लर्निंग आउटकम को भी अफेक्ट करता है। एडवोकेट inadequate resources, shortage of teaching material, infrastructure और स्टाफ हैम्पर इफेक्टिव एजुकेशन डिलीवरी, तो ये सारी चीज़ें, रिसोर्सेज की अगर कमी है, उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टाफ आपका उतना अच्छा नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपको वीकनेस है एक तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लो मोटिवेशन अमंग स्टाफ, अनइंस्पायर्ड टीचर्स में लेड टू पुअर इंस्ट्रक्शन एंड रिड्यूस स्टूडेंट अचीवमेंट, तो अगर टीचर्स ही मोटिवेट नहीं है तो फिर वो बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे उनको परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, तो दिस मीन्स वो एक वीकनेस हो गई उसकी। ओके, इन स्कूल लीडरशिप आइडेंटिफाई वीकनेसेस, हेल्प एडमिनिस्ट्रेटर प्रायोरिटाइज एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, एलोकेट रिसोर्स इफेक्टिवली, डिजाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, फोस्टर ए मोर सपोर्टिव प्रोडक्टिव स्कूल एनवायरनमेंट। तो आप इस तरह में लीडरशिप को क्या करना है, उसे अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद प्रायोरिटाइज करना है कि किस एरिया में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पर रिसोर्सेज को यूज़ करना है, कहाँ पर डेवलपमेंट के और नए प्रोग्राम लेकर आने हैं, ठीक है। और सिमिलरली दिस मेथड, दिस टेक्नोलॉजी या दिस फिलॉसफी यू कैन यूज़ इन योर लाइफ ऑल्सो, कि आप अपनी स्ट्रेंथ को अपना पहचानिए, वीकनेसेस को पहचानिए, स्ट्रेंथ को का यूज़ करिए और वीकनेसेस पर काम करिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल तो हमने पढ़ लिया। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड इंस्टीट्यूशन, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अपॉर्चुनिटीज आर एलिमेंट दैट इंस्टीट्यूशन सी इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट दैट इट कुड परसीव इन द फ्यूचर टू जनरेट वैल्यू। First of thirds are element in the external environment that could prevent the company from achieving its goal. ये यहाँ पर कुछ गलत लिखा है, generate value. First of thirds are नहीं, ये होगा थ्रेट्स, THREATS, थ्रेट्स, ठीक है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। तो आर एलिमेंट इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो हमारी कंपनी की ग्रोथ के लिए किसी ना किसी तरह से गोल को अचीव करने के लिए हिंडर कर सकते हैं, ऑब्स्टेकल बन सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और कहीं ना कहीं एक थ्रेट भी है, चलिए डर भी जिसे बोल सकते हैं। चलिए अपॉर्चुनिटीज़ का कैसे करना है यूज़, ये देखते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली एक्सटर्नल और फैक्टर्स हैं जिन्हें पॉजिटिव फैक्टर्स बोलेंगे। दीज आर द फेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कैन यूटिलाइज फॉर ग्रोथ। एग्जाम्पल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये क्या है, एक तरह से अपॉर्चुनिटी आई है। रिफॉर्म लाइक NEP 2020 कैन इंट्रोड्यूस इनोवेटिव टीचिंग मैथड्स, करिकुलम चेंजेस एंड इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस। तो इसके थ्रू क्या किया गया है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी को एक तरह के अपॉर्चुनिटी के थ्रू देखा गया और कई तरह के चेंजेस एजुकेशन में करके, टीचिंग मैथड्स में, करिकुलम में, और इन कई सारी चीज़ों को एक साथ इंक्लूड करके, तो ये इसे एक तरह से अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जाएगा। गवर्नमेंट ग्रांट्स, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्लासरूम और स्पेशल प्रोग्राम। अब जैसे गवर्नमेंट तरह तरह के आजकल प्रोग्राम लेकर आ रही है, शिक्षा पर कितना सारा काम हो रहा है, तो फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं वो स्कूल को अगर सपोर्ट मिल रहा है, डिजिटल क्लासरूम को बढ़ावा मिल रहा है, स्पेशल प्रोग्राम्स के लिए गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, फाइनेंस मिल रहा है, तो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़। आप भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए आगे बढ़ के उन चीज़ों को ले सकते हैं, अप्लाई करके, और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल एनहांस इनिशिएटिव्स दैट इम्प्रूव टीचर क्वालिटीज़ एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। अब जो आप अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले सकते हैं कि अगर कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम या कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, तो आप अपने टीचर्स को वहाँ पर भेजकर उनको भी उनकी टीचिंग स्किल्स को और इम्प्रूव करने के लिए, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा हो, इन सारी चीज़ों की स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। तो यू कैन टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी जो आपको बाहर से मिल रही है, बाहर के एनवायरनमेंट से मिल रही है, ठीक है, एक्सटर्नल है। क्योंकि कोलैबोरेशन विद NGOs, और फंड को रेज करने के लिए आप कोलैबोरेट कर सकते हैं NGOs के साथ, जैसे कि पार्टनरशिप दैट ब्रिंग इन रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो कहीं कहीं स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिल्डिंग को किसी न किसी और काम के लिए NGOs के लिए दे दिया जाता है, कि किसी तरह से आप कह सकते हैं कि
दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिटी के किसी काम के लिए इस तरीके के लिए एक पार्टनरशिप कर ली जाती है ना, कि ग्राउंड को कोई जैसे कोई नेता आ रहा है तो ग्राउंड वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो उस तरह में क्या हो सकता है, आप अपने फाइनेंसेस को भी उससे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एजुकेशनल लीडर्स यूज दीज अपॉर्चुनिटी टू अलाइन स्कूल गोल्स विथ नेशनल प्रायोरिटीज। तो इस तरीके से एजुकेशनल लीडर्स इन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं अपना जो नेशन का प्रायोरिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग अपने स्कूल के गोल्स को अचीव करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए अपनी फैसिलिटीज़ एंड टीचिंग स्टैंडर्ड्स को। इसके अलावा फोस्टर इंक्लूसिव एंड कम्युनिटी ड्रिवन एजुकेशन। इंक्लूसिव का मतलब यही है कि बहुत सारी चीज़ों को एक में इंक्लूड करके, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनका करने के लिए, और साथ में इम्प्रूव स्टूडेंट आउटकम्स एंड इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन। तो इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन को अच्छा करने के लिए और साथ में स्टूडेंट के आउटकम को, रिजल्ट को अच्छा करने के लिए दे कैन यूज़ ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, सो अपॉर्चुनिटीज़ को आपको यूज़ करना है। अब जो थ्रेट्स हैं, जो कहीं ना कहीं डर है, रिस्क है, उनको पे कैसे काम करना है, पहले वो क्या है, फिर उस पर काम कैसे करना है। दीज आर द एक्सटर्नल रिस्क और चैलेंजेस दैट कैन अफेक्ट प्रोग्रेस। ठीक है, तो एक तरह के चैलेंज है जो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, डिक्लाइनिंग एनरोलमेंट। अब आपका स्कूल किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पर ज़्यादा स्कूल बच्चों का एनरोलमेंट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, या आपका इतना अच्छा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और आपका रेपुटेशन इतना अच्छा नहीं है, तो एनरोलमेंट कम हो रहा है। तो ये एक तरीके का एक्सटर्नल है, क्योंकि अगर बच्चा ही नहीं आ रहा और नेगेटिव है, तो अब आप इससे किससे बचे। फ्यूअर स्टूडेंट एडमिशन कैन लेड टू रिड्यूस फंडिंग एंड और इससे आपके फंड भी कम हो रहे हैं, आप टीचर्स को भी अब पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे क्या है, एक तरह से थ्रेट्स हैं। कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। प्राइवेट स्कूल में अट्रैक्ट स्टूडेंट विद बेटर फैसिलिटीज और प्रोग्राम्स अफेक्टिंग पब्लिक स्कूल वायबिलिटी। तो ये सब हम सबको पता है कि जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं या पब्लिक स्कूल होते हैं उनमें कम फैसिलिटीज़ हैं, और आजकल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इतने हाई फाई बन के तैयार हो रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी तरफ लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है। बजट कट्स, रिडक्शन इन गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैन लिमिट स्टाफ हायरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट। अब अगर किसी स्कूल को ज़्यादा बजटिंग नहीं मिल पा रही है, कहीं किसी न किसी कोई ऐसी चीज़ हो गई जिससे गवर्नमेंट ने अपना बजट कट कर दिया, या किसी तरीके के उनको फंडिंग नहीं मिल पा रही जहाँ मिल रही, तो ये कहीं ना कहीं उनकी जो है लिमिट कर देगा स्टाफ की अच्छे टीचर्स को हायर करने के लिए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए, या किसी तरह के डेवलपमेंट प्रोग्राम को करने के लिए। पेरेंटल प्रेशर और कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट। डिस्प्यूट ऑफ हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड लोकल कम्युनिटीज कैन स्ट्रेन स्कूल लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। तो कभी कभी कोई इशू ऐसा आ गया जिसकी वजह से पेरेंट्स और जो है स्कूल मैनेजमेंट के बीच में ही कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा पैदा हो गया कि उसके लिए आजकल तो देखिए सोशल मीडिया पे कितना ज़्यादा होने लगता है, पेरेंट्स अल्लाह मचाने लगते हैं कि हाँ उस स्कूल में ऐसी प्रॉब्लम है वैसी प्रॉब्लम है। तो ये एक तरह से थ्रेट है ना कि उस पूरी स्कूल की रेपुटेशन खराब हो सकती है। तो यहाँ पर काम क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई थ्रेट्स हेल्प स्कूल लीडर। तो स्कूल लीडर का काम क्या है कि जो भी इस तरह के थ्रेट है उनको आइडेंटिफाई करें और फैलने से पहले ही उन पर काम करें। प्रिपेयर कंटिजेंसी प्लान, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो आप उस पर पहले से अपना आपका प्लान बी रेडी होना चाहिए। स्ट्रेंथन इंटरनल सिस्टम टू विदस्टैंड एक्सटर्नल प्रेशर। तो जो भी इंटरनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें अपना, जिससे कि अगर कभी एक्सटर्नल प्रेशर पड़े भी तो उससे वो कोप अप कर जाए, उस चीज़ से बाहर निकल के आ पाए। इंगेज स्टेक होल्डर्स प्रोएक्टिवली, जो स्टेक होल्डर्स हैं उस स्कूल को, उनको भी इंगेज करें, उनको भी अपने डिसीजंस एंड ऑल में इन्वॉल्व करें। एडवोकेट फॉर पॉलिसी और फंडिंग सपोर्ट, और साथ में पॉलिसीज वैसी बनाएं जिससे फंड का सपोर्ट हो सके। This analysis is a part of broader effort to ensure effective school planning and leadership resilience. Okay. Limitations क्या है? It can generate too many ideas but not help you choose which one is best. तो अब इस पूरी एनालिसिस को तो हमने अच्छे से समझा, बट इसमें एक लिमिटेशन, जैसे मैंने बोला हर चीज़ की अच्छाई है तो कहीं ना कहीं उसकी एक लिमिटेशन भी होती है। तो लिमिटेशन क्या है कि बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं इस जो आपकी एनालिसिस है, बट इसमें आप कौन सा बेस्ट है ये आप चूज करना डिफिकल्ट हो सकता है। ये इसमें हेल्प नहीं करती कि विच वुड वन बेस्ट। इट कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट नॉट ऑल ऑफ इट इज़ यूजफुल। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, ज़रूरी नहीं कि वो सब कुछ यूजफुल ही हो आपके लिए। और द स्कूल इंस्टीट्यूशन, इट कैन लैक ऑफ क्लैरिटी डज नॉट प्रोवाइड अ रिलायबल वे टू डू दिस। ठीक है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ क्लैरिटी भी हो सकती है कि जिससे आपको एक रिलायबल विश्वसनीय रास्ता ही ना मिल पाए। द एनालिसिस इज सब्जेक्टिव, स्वेट एंड यहाँ पर स्वेट एनालिसिस ओनली द एज फंक्शनल एज द डाटा पुट इनपुट।
इनटू इट कुड बी बाय सम टाइम। ठीक है, तो जैसा डाटा दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग सेट एनालिसिस जो है एक सब्जेक्टिव है, क्यों तो जैसा डाटा हम प्रोवाइड कराएंगे, तो डाटा तो क्या हो सकता है इंसान ही प्रोवाइड कराता है, तो सम टाइम ये बायस्ड भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इसके लिमिटेशंस में आप इस तरीके से 4 पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, वाई सेट SWOT एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन, हेल्प्स इन स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग, सपोर्ट्स टीचर सेल्फ एवेल्युएशन एंड पर्सनल ग्रोथ, एड्स इन आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स लर्निंग नीड्स एंड असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, तो SWOT एनालिसिस को आप इस तरह से पूरा सब्जेक्टिव कंटेंट में लिखने के बाद ये 4 पॉइंट्स भी हैं कि हेल्प एजुकेशन में कैसे करेगी, स्कूल के डेवलपमेंट प्लानिंग में, टीचर के खुद के एवेल्युएशन में और प्रोफेशनल ग्रोथ के एवेल्युएशन को सपोर्ट करेगी। अगर आप अपनी इस तरह से एनालिसिस करेंगे स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, तो ओवरऑल वो आपके डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एड्स इन आइडेंटिफाइंग और स्टूडेंट्स की भी लर्निंग नीड्स को इस जगह पे आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और साथ में ये आपको डिसीजन लेने में भी हेल्प करती है, असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे हम यूनिट नंबर 3 एलिमेंट्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास यूजफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।